हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के 67th बीपीएससी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1 और 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो आपके आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जो कि हमारे वीडियो को और बेहतर बनाने में सहायता कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। असम के दुधनोई और मेघालय के गारो हिल्स के बीच 131 किलोमीटर का रेल मार्ग चालू होने के बाद भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां रेलवे लाइन नहीं है। दूसरा प्रश्न है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोलीय पिंड। रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और रात में चमकने वाले लाखों तारे। अगला प्रश्न है, बरमुडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा का त्रिभुजाकार क्षेत्र फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं बरमुडा नामक द्वीप के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार या वलित पर्वतों की उत्पत्ति संपीड़न की शक्ति द्वारा होती है, जिसका उदाहरण है हिमालय, अल्पाइंस और रॉकीज इत्यादि। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र को परिवर्तित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंक। पेंक ने अपर्दन चक्र को परिवर्तित किया है। मुख्य रूप से अपर्दन के कारण प्रवाहित जल, हिमानी, वायु व लहरें हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि नवीन जेलोड़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और खादर जो है बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है और यहाँ से गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। यहाँ देश का 90% से अधिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को ख़त्म करने के साथ ही उनके स्थान पर जैविक पदार्थ को अपनाने के कारण सिक्किम को 2016 में विश्व का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था, जिसकी घोषणा 18 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैंगटॉक एग्री समिट में की थी। अगला प्रश्न है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान, जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है और ये मई और जून महीनों में आते हैं। इनका ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है, जहां वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ते हैं। थनार्थवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CAW। बिहार का अधिकांश भाग CAW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की मानसून शाखा से। बिहार का क्षेत्र बंगाल के मानसून शाखा से अधिक प्रभावित होता है।
बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण राज्य की जलवायु पर यहाँ से उठने वाले चक्रवातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। देश में मालगाड़ियों के परिचालन के लिए अलग रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत प्रयागराज में पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे का अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल एवं असम में। संकोशी नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है और यह उत्तरी भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश असम बॉर्डर पर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र एवं वहां पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है? तो आइए चेक कर लेते हैं। हिमालय का तराई क्षेत्र सिनकोना, ये सही है। मध्य भारत देवदार, ये गलत है। मध्य भारत में साल वृक्ष पाए जाते हैं। और सुंदरवन सुंदरी, ये भी सही है। उच्च हिमालय साल, तो ये गलत है, यहाँ देवदार पाए जाते हैं, देवदार वृक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, बी और डी यहाँ पर गलत है। मध्य भारत में साल वृक्ष और उच्च हिमालय में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता क्रमशः हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट बोरलॉग और स्वामीनाथन। अर्नेस्ट बोरलॉग एवं स्वामीनाथन विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही है? तो आइए चेक कर लेते हैं कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। तो खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, ये सही है। राजेंद्र स्टेडियम पटना, राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है। और मिथिलेश स्टेडियम पटना, ये सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम आरा, तो ये भी गलत है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है। तो खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, राजेंद्र स्टेडियम छपरा, मिथिलेश स्टेडियम पटना, इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। विधान परिषद के सदस्यों का अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 होता है, जिसमें कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 5/6 होता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है विषय और दूसरे तरफ है अनुच्छेद। धन विधेयक, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक, इसका 114 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4, ये सब जो है सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। और अनुच्छेद 66 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है और मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में। मूल कर्तव्यों को संविधान में संसद द्वारा किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा और विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता, ये दोनों अस्थायी सदन हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। और विधान परिषद के उत्साधन एवं सृजन का वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया है। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 189 खा के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है और संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री अधिकतम 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हुए बिना अपने पद पर बना रह सकता है। यदि मंत्री 6 माह की अवधि तक राज्य के किसी सदन का सदस्य नहीं निर्वाचित होता तो मंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और विधानसभा के गठन का वर्णन अनुच्छेद 170 में है और बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जिनका कार्यकाल 1963 से 1967 का था। अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंछी आयोग की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है और पुंछी आयोग 2010 में आई थी। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े अन्य आयोग का नाम इस प्रकार है, राजमन्नार आयोग 1970, भगवान सहाय समिति 1971 और सरकारिया आयोग 1983। अगला प्रश्न है, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। श्रम को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय रखा गया है। इस प्रकार श्रम के लिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.9 डॉलर। वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1.9 डॉलर या लगभग 145 से 150 रुपये से कम राशि में जीवन यापन करने वाले को निर्धनता रेखा की श्रेणी में रखा जाता है और ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए स्वामित्व योजना को लागू किया गया है और स्वामित्व योजना अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ शासित प्रदेश का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा और इससे कम सिक्किम और उसके बाद दिल्ली। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है 50,735 रुपये। अगला प्रश्न है, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.66 एकड़। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूजोतों का औसत आकार 2.66 एकड़ है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए पहले कथन देखते हैं। पहला कथन है,
वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, तो ये कथन सही है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण करता है, तो ये भी सही है। राज्यों को सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, तो ये कथन भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। अगला प्रश्न है, नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री संसाधन से। अगला प्रश्न है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025। भारत में अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य 2025 का है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,000 रुपये। 2014 से शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024-25। और जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6,11,804 करोड़। और स्थिर मूल्य 2011-12 के अनुसार 4,14,977 करोड़ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,000। बजट 2021-22 में देश के 15,000 से अधिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना एनजीओ या निजी स्कूल या राज्यों के साथ साझेदारी में की जाएगी। और जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21, तो यहाँ पर 20-21 ना होकर के 2021-22 होगा, में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023। बजट 2021-22 में रेल योजना 2030 के तहत दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और हर वर्ष भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम हंटर। द इंडियन मुसलमान्स के लेखक सर विलियम हंटर हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रीडिंग। गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। और इनका कार्यकाल 1921 से 26 का है। और गया में अधिवेशन 1922 में हुआ था।
जिसकी अध्यक्षता CR दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन का भारत में विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे और साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। 28 अगस्त 1928 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5, 1, 3, 2, 4, 6। सबसे पहले बटलर आयोग का गठन 1927 में हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 जनवरी 1931। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। उसके बाद भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 और उसके बाद सबसे आखिरी में पूना पैक्ट 1932। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी, तो ये सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी कथन सही है। और मंत्रियों के पद अनुवांशिक थे, तो ये कथन गलत है। मंत्री के पद अनुवांशिक नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। शिवाजी के सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसके अंतर्गत 8 पद होते थे, जो इस प्रकार हैं: पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, सुमंत, शुरुन्नवीस, सर नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, वर्ष 1933 में निम्नलिखित में किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 1933 में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने कहा था कि महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1939 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार करने के लिए कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेरोजियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख लोकप्रिय रूप से लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं की शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवार द्वारा छोड़ दिया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला टीचर थी और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले है, इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना था, तो ये सही है। इसका गठन हिंदू पुनरुत्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था, यह भी सही है। अकाली आंदोलन इसी का एक शाखा है, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी, तो ये कथन भी सही है। तो ये चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये सही सुमेलित है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1830 को नहीं 1829 में लाया गया था। शारदा अधिनियम 1929 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लाया गया था। तो इसको फिर से रिपीट करेंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला अधिनियम 1829, शारदा अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। और बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है और इसका कथनक 1763 से 1800 तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुकर शाह और जवाहर सिंह। और बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। जमींदारों के मजदूरों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध में 1813 में ये विद्रोह शुरू हुआ था और 1833 में इसका दमन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्षेत्र जो था अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक का था और उन्होंने सर्वप्रथम मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतकर मौर्य साम्राज्य का भाग बना लिया था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अज्ञात नाविक समूह। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक अज्ञात हैं और इस पुस्तक में पहली शताब्दी के दौरान होने वाले समुद्री व्यापार की चर्चा है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम के रचयिता कालिदास हैं और कालिदास के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञा शकुंतलम हैं। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं और महाभाष्य के लेखक जो हैं वो पतंजलि हैं। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम
नवपाषाण काल में हुआ? अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद। नचिकेता आख्यान का उल्लेखित संवाद कठोपनिषद में है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है और सिंधु सभ्यता में भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, होयसल। द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी। गंग वंश की राजधानी कलिंग थी। काकतीय वंश की राजधानी वरांगल और कदंब वंश की राजधानी वैजयंती या बनवासी थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि ब्रह्मी, खरोष्ठी और अरमेइक ग्रीक लिपियों में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, तारीख़ शेरशाही की रचना किसके शासन के समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। तारीख़ शेरशाही की रचना अकबर के काल में हुई थी और ये अकबर के आदेश पर अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में शेरशाह के शासन और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी है। अगला प्रश्न है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू करवाया। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। दीवाने अमीर कोही का संबंध कृषि से है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित नए विभाग दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी और पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में भागलपुर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्को पोलो को। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और मार्को पोलो वेनिस का निवासी था और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न है, तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दसवंत। और दसवंत जो है वो अकबरकालीन चित्रकार है और इसकी कुछ मुख्य कृतियां हैं तूतीनामा और ख़ानदान तैमूरिया। और दसवंत ने ही रज्मनामा की पांडुलिपि तैयार की है और रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिरे अकबर के नाम से खुद किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों के समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर
हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था और जेल से 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, गुलाब चंद्र गुप्त, सूरज नारायण सिंह आदि के साथ भागने में सफल रहे और नेपाल पहुंचकर इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में बंगाल के शासक के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी। अगला प्रश्न है, बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर ब्रिटिश शासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में समाचार पत्र बिहारी की प्रवृत्ति उग्र था और अक्टूबर 1913 में बिहारी के संपादक महेश्वरी प्रसाद को हटाकर कनिंघम को संपादक बनाया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटाने और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले महेंद्र प्रसाद थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। और एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई सहयोग संगठन और एससीओ के सदस्य देश हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 के पदक विजेता से संबंधित खेल मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए चेक करते हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग, ये सही है। रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल, तो ये गलत है। रवि कुमार दहिया कुश्ती 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल, तो ये 57 हो जाएगा। और इन्होंने ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। बजरंग पुनिया कुश्ती 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल, तो ये गलत है, ये 65 किलोग्राम है। और इन्होंने 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो रवि कुमार दहिया ने रजत पदक मतलब सिल्वर और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज पदक जीता था। और लवलीना मुक्केबाजी 64-69 किलोग्राम वर्ग, तो ये भी सही है। तो जो गलत है वो है बी और सी। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम और बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं, तो ये तीसरे कप्तान हैं। और इससे पहले 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले अजहरुद्दीन और महेंद्र सिंह धोनी हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटोनियो गुटेरेस को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री अंटोनियो गुटेरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है और इनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत
व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद जमाल। कनाडा के प्रधानमंत्री ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत और भारतवंशी जज के रूप में महमूद जमाल को नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोत्सवाना। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 जून। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिंको सिंह। 1998 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह का निधन हो गया है। इन्हें 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.5%। 2021 में 8.3% लगाया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीएल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत जून 2021 में किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्र भूमि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों हरियाणा में हैं और इन्हें रामसर सूची में शामिल किया गया है। और वाधवाना आर्द्र भूमि और थोल झील वन्य जीव अभयारण्य, और ये दोनों गुजरात में हैं और इन दोनों को भी रामसर सूची में शामिल किया गया है 2021 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर
SC, ST एवं अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर SC, ST और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वो मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 2021 में निधन हो गया और ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SV सरस्वती। सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्स को दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सजग। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा, और इनसे पहले जस्टिस HL दत्तू थे। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, TV नरेंद्रन। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैदा बिलाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता मैदा बिलाल हैं और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11%। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की कुल आबादी में से 11% बच्चे बिहार में निवास करते हैं। इस लिहाज से बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन नागी पक्षी अभयारण्य जमुई और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवेशोत्सव। बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए अभियान प्रवेशोत्सव की शुरुआत 8 मार्च 2021 से की गई। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरपुर। सुपौल जिले के वीरपुर में केंद्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है। पुणे के बाद यह केंद्रीय जल और शक्ति अनुसंधान का देश का दूसरा केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना में कितना खर्च आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4900 करोड़। बिहार की पहली कोसी मेची योजना को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हो गई। 4900 करोड़ की योजना का 90% खर्च केंद्र और 10% खर्च राज्य सरकार उठाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवदिया बनाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म शताब्दी पर उनके गांव औराही हिंगा अररिया में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही रेणु जी के जीवन पर 45 मिनट की एक फिल्म संवदिया बनाई गई। अगला प्रश्न है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति चुंबकीय। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ प्रति चुंबकीय होगा, जैसे कि जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल इत्यादि। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अगला प्रश्न है, टेस्ला इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। और टेस्ला को वीबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की इकाई वोल्ट पर मीटर है। विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई वोल्ट मीटर है। और चुंबकीय प्रवाह मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वीबर है। अगला प्रश्न है, एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय तरंगे। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन होता है, जिसमें रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गामा किरण की। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो कि परमाणु के नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाभिक के ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसका नाभिक के ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का उपयोग नाभिक के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। और ये तीनों तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा का आइसोटोप सीसा 206 है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नारंगी। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी मतलब ऑरेंज होता है। अगला प्रश्न है, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संतृप्त वसा अम्ल। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो शरीर के लिए अधिक हानिकारक है तथा धमनियों में कोलेस्ट्रॉल निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे धमनियों में रक्त प्रवाह रुक जाता है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अपघटक की। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है और अपघटक का उदाहरण जीवाणु और कवक है।
अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रुधिर कणिका द्वारा। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका पहुंचाता है, मतलब के आरबीसी, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमाशय में। दवा का अवशोषण सर्वाधिक पेट में होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर गेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ग्रह के बादल सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बूंदों की मोटी परत से बना है, और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल और दाब। ml(T-2) और दाब का विमीय सूत्र होता है ml-1T-2। तो बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है, जबकि कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार और बल का विमीय सूत्र समान है। अगला प्रश्न है, तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 5H2O। क्यूप्रिक सल्फेट को तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होती है या नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, जबकि प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब कि इम्यून सिस्टम एड्स, पोलियो और हाइड्रोफोबिया से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, जबकि ए ब्लड ग्रुप वाले में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप वाले में बी एंटीजन और ए बी में ए तथा बी एंटीजन रहता है। अगला प्रश्न है, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल एवं बेंदा। अगला प्रश्न है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, इनमें अम्लों का उनके स्रोत से सही मिलान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। एसिटिक एसिड आंवला में नहीं, सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही, ये सही है। बेंजोइक एसिड चींटी, तो ये गलत है। बेंजोइक एसिड जो है वो घास की पत्ती या यूरिन में पाया जाता है, और चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें अल्मुनियम का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अल्मुनियम का अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम है, और मैग्नेटाइट जो है वो आयरन का अयस्क है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है, जिसमें
कॉपर 60%, जिंक 25% और निकेल जो है वो 15% होता है। अगला प्रश्न है, सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन मिश्रित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सोडा ग्लास में सोडियम कार्बोनेट, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल औसतन 120 दिन होता है और लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 141 से लेकर के 150 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।